गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। आज मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बताऊँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्लड, जो कि किसी भी युद्धारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ब्लड है। आज इसके बारे में बताऊँगा, ब्लड क्या है, इसके डिवीज़न क्या है, इस सब के बारे में बताऊँगा। इससे पहले आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार यहाँ पर सुनील सर क्लासेस में वीडियो अपलोड हो रहा है हर सब्जेक्ट का, मैथ से लेकर कंप्यूटर साइंस, इतिहास, भूगोल सब आ रहे हैं। सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। नीचे जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल सकता है, तो ज्वाइन करें हमारे सुनील सर क्लासेस को। देखिए, आज हम आपको ब्लड के बारे में बताते हैं। ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रक्त बोलते हैं इसको, रुधिर बोलते हैं, ब्लड। देखिए, जो ब्लड है ये तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। इसको हम लोग संवहनीय संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। देखिए, संवहनी वैस्कुलर समय जो संवहन करता हो, जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक ब्लड है, एक लिम्फ है। इसको लसीका बोलते हैं, इसको रक्त बोलते हैं। ये दोनों वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। यदि हम पौधों की बात करते हैं, प्लांट में भी वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। यदि हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में भी वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। वैस्कुलर टिश्यू के नाम पर। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब जो वाटर है, मिनरल्स है, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जाइलम, मैं पौधों की बात कर रहा हूँ, मैं तुलना कर दे रहा हूँ। ये एनिमल्स का है। एनिमल्स में दो वैस्कुलर टिश्यू, ब्लड और लिम्फ, जबकि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम देखिए। फ्लोएम पत्तियों में जो बने भोज्य पदार्थ हैं, हरी पत्तियाँ पौधों की रसोई घर कही जाती है, वहीं पर भोजन का निर्माण होता है। तो फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में जो भोजन होता है उसको वहाँ से लेकर पूरे पौधों की एक एक कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करती है ये फ्लोएम। ठीक है, तो मैं आपको चलता हूँ यहाँ पर। ये प्लांट का तो हो गया। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड और लिम्फ। मैं आज यहाँ पर ब्लड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। एक स्वस्थ 70 kg के मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड जो आपका रक्त है, इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लड के बहुत से काम हैं, मैं कुछ काम आपको बताता हूँ। ब्लड सभी पोषक पदार्थ जो हम खाना खाते हैं, जब वो पच जाता है पोषक पदार्थ के रूप में, ग्लूकोज के रूप में आ जाता है, ब्लड क्या करता है? उस पचे हुए पोषक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम करता है। कोशिकाओं में बने जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको भी वहाँ से लाने का काम करता है। ब्लड शरीर का ताप
नियंत्रित करता है। ब्लड में सीधे हार्मोन मुक्त होते हैं। हार्मोन सूचना वाहक होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो द्रव होते हैं उनको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर अब ब्लड के पार्ट हम देखते हैं। ब्लड के कौन कौन से पार्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्लड, देखिए जो ब्लड होता है इसके दो भाग होते हैं। जो ब्लड का एक पहला भाग होता है ठोस भाग। ब्लड को दो भाग बांटे गए हैं। ब्लड को दो भाग इसके हैं, दो भाग ब्लड के। ठोस भाग सॉलिड पार्ट बोलते हैं इसको, सॉलिड पार्ट। और ये तरल जो भाग है लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट बोलते हैं। जो ठोस भाग होते हैं इसको हम बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं इसको हम बोलते हैं ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। ये जो रुधिर कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। पहला है आरबीसी। हाँ, इनका हम परसेंटेज बताते हैं। ये 45% होते हैं। जो ठोस भाग होता है 45% रुधिर कणिकाएं कहलाती है आरबीसी। इसका पूरा फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी इसको वाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। और तीसरा होता प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं, इसको हम लोग थ्राम्बोसाइट भी बोलते हैं या थ्राम्बोसाइट्स बोलते हैं। देखिए आपका ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ जान लीजिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी के बारे में, आरबीसी देखिए ये आपका जो मनुष्य में आरबीसी होता है इसकी जो आकृति होती है ये उभयावतल होती है। उभयावतल। हम आपको आरबीसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर एक ठोस भाग, मैं आपको आरबीसी के बारे में लेकर चलता हूँ। आरबीसी के बारे में, आरबीसी ये उभयावतल होता है। उभयावतल, पहला पॉइंट उभयावतल। बाइकॉन्केव बोलते हैं, बाइकॉन्केव। केंद्रक रहित, केंद्रक रहित। ये आपके शरीर की एक ऐसी कोशिका है आरबीसी जो केंद्रक रहित होती है। न्यूक्लियस लेस होता है, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होती है। अंडाकार कोशिका है ये, याद रखिएगा। कशेरुकियों में जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन आपको बात करते हैं ऊंट और लामा, ऊंट व लामा, ठीक है। ये ऐसे स्तनधारी हैं, स्तनधारी मतलब मैमल्स जिनके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होती है। इंपॉर्टेंट चीज, आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट है ये, श्वसन वर्णक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट। यही हीमोग्लोबिन आरबीसी का ऑक्सीजन को संवहन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम यही करता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है और इसको लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ये हो गया। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ये हीम प्लस प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन से बनी होती है, ग्लोबिन प्रोटीन से बनी होती है। तो आरबीसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उभयावतल, केंद्रक रहित होता है। लेकिन ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है।
हीमोग्लोबिन Hb ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आगे चलते हैं आरबीसी के बारे में ही। आरबीसी की जो संख्या जब बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ने को पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। पॉलीसाइथीमिया क्या है? आरबीसी की जो संख्या जब बढ़ जाती है तो इस घटना को हम लोग पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो इसे बोलते हैं एनीमिया। आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। एक होता है राउलोक्स फॉर्मेशन। देखिए, जो आरबीसी होती है जब पास आती है बड़ी चिपचिपी होती है। जब आरबीसी पास आते हैं तो ये सिक्के के ढेर की समान रचना बनाती है। देखिए आरबीसी चिपचिपी होती है, चिपकने वाली होती है। जब ये पास आते हैं तो सिक्के के ढेर की तरह रचना बनाती है। इसे बोलते हैं राउलोक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। राउलोक्स फॉर्मेशन केवल आरबीसी में ही पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ये आरबीसी के बारे में हो गया आपका। अब चलते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। मैं आपको ब्लड बता रहा हूँ, ब्लड के पार्ट बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो ठोस भाग होते हैं ये 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हो गया आपका। आज मैं चलता हूँ डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी पूरा फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। कार्य देखिए इसका कार्य। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी शरीर में बाहर से प्रवेश कर रहे जीवाणुओं रोगाणुओं को मारने का काम करता है। बाहर से शरीर में प्रवेश कर रहे जीवाणुओं रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो डब्ल्यूबीसी हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। इसके बारे में देख लीजिए। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है, ग्रेन्युलोसाइट, इसकी बात करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार के होते 3 प्रकार के होते हैं। इओसिनोफिल्स ये एलर्जी क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा है न्यूट्रोफिल, तीसरा है बेसोफिल। इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। सबसे सक्रिय डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल। एलर्जी क्रिया में भाग लेती है। एक होता है दूसरा ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और दूसरा आपका लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 2 एग्रेन्युलोसाइट है। आपको बता दें मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ी ब्लड सेल होती है। सबसे बड़ी ब्लड डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी ब्लड सेल और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी
और सबसे बड़ी आपको मोनोसाइट होती है, और लिम्फोसाइट जो होती है वो सबसे छोटी WBC होती है। लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है, एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। ये लिम्फोसाइट जीवाणु को भक्षण करती है, फैगोसाइटोसिस होती है। ये भी मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस होती है, लिम्फोसाइट भी फैगोसाइटोसिस होती है। लिम्फोसाइट भी जीवाणुओं का भक्षण करती है, ये भी जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये सबसे बड़ी ब्लड सेल WBC होती है, सबसे बड़ी WBC और सबसे बड़ी ब्लड सेल होती है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। यदि हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, सबसे सक्रिय WBC मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा 70% लगभग ये होती है न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा कौन सी WBC होती है? न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने देखा 3 प्रकार के ग्रेनुलोसाइट हो गया, 2 प्रकार के एग्रेनुलो, तो टोटल 5 प्रकार के आपके WBC हो गई। इन्हीं पूरा 5 प्रकार को हम लोग DLC बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल, जब आप ब्लड की चेकिंग कराते हो तो डॉक्टर TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कराने की टेस्टिंग कराता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितनी है? ल्यूकोसाइट WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, देख लीजिए ध्यान से। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं WBC को। तो ये WBC की संख्या TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, D डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। तो आपने यहाँ देखा DLC में पूरा दिखते हैं ईओसिनोफिल्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल कितनी है, बेसोफिल कितना है, मोनोसाइट कितनी है, लिम्फोसाइट कितना होता है, ये इसका पूरा ही गणना DLC कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं WBC के बारे में। WBC में जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। तो आपने देखा WBC के बारे में। अब मैं आपको ठोस भाग का तीसरा भाग, जो ठोस भाग होते हैं सॉलिड पार्ट 45% होता है ब्लड का। रुधिर कणिकाएं कहती हैं 3 प्रकार की होती है, RBC WBC हो गया। अब हम आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। प्लेटलेट्स, देखिए प्लेटलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सॉलिड रुधिर कणिकाएं हैं। यह ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने में भाग लेता है। जब चोट लग जाती है, आपने देखा कि तो जो आपका ब्लड होता है वो जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये प्लेटलेट्स भाग लेती है। आपको जो एक फीवर आता है, डेंगू फीवर, इसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से घटती है। ठीक है, तो ये तो ठोस भाग हो गया। मैं आपको तरल भाग के बारे में अब लेकर चलता हूँ। तरल भाग जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इनकी परसेंटेज 55% होती है। प्लाज्मा, पहला पॉइंट, प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, जल। और 8 से 10% जो होता है वो कार्बनिक प्लस अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक में कार्बनिक कितना होता है। देखिए जो अकार्बनिक भाग होता है कम होता है। अकार्बनिक जो भाग होता है वो 0.9% या 1% लगभग होता है अकार्बनिक भाग। इसमें अकार्बनिक भाग में NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट,
या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि होते हैं। और यही अकार्बनिक पदार्थ के कारण ब्लड हल्का क्षारीय होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड का जो क्षारीयपन होता है, आप जब ब्लड को चखेंगे तो नमकीन होता है, ठीक है। क्षारीयपन जो कारण है वो कार्बनिक भाग होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्लड के कार्बनिक भाग में। ब्लड के कार्बनिक भाग में क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्लड के कार्बनिक जो भाग होता है उसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें प्लाज्मा प्रोटीन आती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन आती हैं, हार्मोन आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, पोषक पदार्थ भी आते हैं, एंटीकोएगुलेंट, प्रतिस्कंदक बोलते हैं, प्रतिस्कंदक ये भी आते हैं। प्रतिस्कंदक में हिपैरिन होता है, हिपैरिन भी यहाँ होता है प्लाज्मा में। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन सुन लीजिएगा, हिपैरिन ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ, देखिए रक्त वाहिनियाँ शरीर में छोटी छोटी बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिसमें ब्लड बहता रहता है। जैसे हम लोग रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, आर्टरी और वेन, धमनी और सिरा। धमनी को आर्टरी बोलते हैं, सिरा को वेन बोलते हैं। जो आपको ये ऊपर देखिए दिखती है ना, ये हरी हरी, ये वेन है, ये सिरा है। इसी के नीचे आर्टरी होती है, धमनी होती है, ठीक है। तो हिपैरिन ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियाँ में बह रहे ब्लड को जमने से रोकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिपैरिन का काम ब्लड वेसल्स में बह रहे ब्लड को जमने से रोकता है ये हिपैरिन। इसमें हार्मोन भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पोषक पदार्थ, और गैसें भी होती हैं। गैसें भी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें भी होती हैं। एंटीकोएगुलेंट मतलब प्रतिस्कंदक भी होते हैं। प्रतिस्कंदक क्या होता है? जो ब्लड को जमने से रोके, ब्लड को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंदक कहलाता है। और मैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा में बहुत मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन पाती है। चार प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन। पहला है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ये चार प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन। और इन सभी का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन है, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ब्लड के जमने में भाग लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं। ये ग्लोब्यूलिन, ये इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहलाते हैं। ये सभी प्रोटीन होती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन IgE, IgA, IgB, IgC, IgD, IgE, ये इम्यूनोग्लोबिन के प्रकार हैं। कई प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी भाग लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं ग्लोब्यूलिन। अब बचा आपका एल्ब्यूमिन, ये आपके शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं।
शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब बोलते हैं, इसको बनाए रखने का काम ये एल्बुमिन करता है। तो ये 4 प्रकार की जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका निर्माण लीवर में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण 4 प्रकार के जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये प्लाज्मा का बहुत मुख्य भाग होता है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है। ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। इम्यूनिटी में भाग लेते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। एल्बुमिन की बात करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि प्लाज्मा में जो प्लाज्मा 55% होती है, इसमें 90 से 92% जल होता है, 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक भाग होते हैं, और जिसमें से 0.9% केवल अकार्बनिक भाग होता है। अकार्बनिक जो भाग होता है, इसी के कारण ब्लड हल्का क्षारीय होता है। अकार्बनिक भाग में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट भी होते हैं। इन्हीं के कारण ब्लड हल्का क्षारीय होता है। और शेष जो बचता है वो कार्बनिक भाग होता है। कार्बनिक भागों में आपका प्लाज्मा प्रोटीन, गैसें, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीकोगुलेंट आदि पदार्थ आते हैं। तो आज हमने आपको ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, ब्लड आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।